बहुत कॉमन सवाल आता है बच्चों की तरफ से कि लॉजिक नहीं बनते भैया। मान लो वेब डेवलपमेंट की बात होती है तो आपने कोई स्किल सीख लिया, आपको पता है कि प्रॉमिस कैसे यूज करना है, सिंग कैसे यूज करना है, वेट कैसे यूज करना है, लेट कैसे यूज करना है, कॉन्स्ट कैसे यूज करना है, कैसे लॉजिक्स को बेटर करें। सेकंड ईयर खत्म होते होते वॉइस ओवर से मैं अराउंड 40 के आराम से कमा रहा था बीसीए के टाइम पे। तो मुझे लगता था कि अभी 40,000 महीना महीना बीसी के बाद एमसीए क्यों किया, जॉब के लिए क्यों नहीं गए? और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप ट्यूटोरियल से कभी नहीं सीख सकते, राइट, जो कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही आपको सिखाती है। फ्रंट एंड रोड मैप की जब बात होती है तो इवन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। एक पहले होता था खाली कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बट अब बहुत चीजें बदल गई हैं एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, मैं 2024 के हिसाब से इसका आंसर दूंगा। अभी आप कोडिंग कंटेंट बना रहे हो, बहुत फ्रिक्वेंटली बना रहे हो, तो रेवेन्यू वाइज अभी कितना रेवेन्यू बन जाता है? चलो बात कर लेते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए अगर तो आई डोंट थिंक हैव यू एवर थॉट कि मैंग कंपनीज को टारगेट करना चाहिए? नॉट रियली, मतलब Any reason? ऐसा रिगरसली मेरा कुछ वो नहीं है। हाँ, रीजन देखो, अभी लाइफ जो आपकी चल रही है, अभी कार24 में काम कर रहे हो, 2.5 साल हो गए, अभी आपने क्या सोचा है? अभी आगे आगे आपको और सर्व करना है कार24 को, या फिर कंपनी स्विच करनी है, या ब्रेक लेना है? क्या चल रहा है माइंड में अभी? तो डेंजरस क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोई कार24 का कोई बंदा देख रहा है, ध्यान से देखे। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे। अब इनकी जर्नी कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट से फ्रंट एंड डेवलपर की ओर गई, इन्होंने किया है BCA और MCA। आपका एक सवाल रहता है क्या मुझे BCA के बाद MCA करना चाहिए, वो सब हमने इनसे सवाल पूछे हैं। इनकी फ्रंट एंड की जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ 2024 आ गया है तो हमने इनसे क्लीन रोड मैप समझने की कोशिश की है। इनका नाम है पीयूष अग्रवाल, इन्होंने आपने इनको यूट्यूब पे देखा होगा। तो हमने इनसे अलग अलग सेगमेंट्स में बात करी, इनके लाइफ के बारे में बात करी, इनका कार24 का एक्सपीरियंस जाना 2.5 साल का। तो बट शर्त एक है कि आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, ईयरफोन लगा लो, आराम से इस पॉडकास्ट को एंजॉय करो, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी अगर मास्टर कोडिंग पे नहीं हो तो यू कैन सी दिस मास्टर कोडिंग पे आ जाओ, जहाँ मैं बहुत कंटेंट डालता हूँ फ्रंट एंड का। ठीक है, चलिए बात करते हैं पीयूष से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। पीयूष, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए एंड आज आपसे जानेंगे आपकी फ्रंट एंड की जर्नी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और बट पहले ये बताओ कैसा चल रहा है अभी? ऑल गुड? बहुत सही चल रहा है एंड होपफुली इस पॉडकास्ट के आने के बाद और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अजय। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और बट थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड अभी कहाँ काम कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा बताइए। तो मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर करंटली वर्किंग एट कास्ट 24। एंड मैं इसके पहले थोड़ा बहुत वॉइस ओवर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं उसको भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ और मैं होपफुली थोड़ी मोड़ी अपनी तरफ से हेल्प कर देता हूँ फ्रंट एंड कम्युनिटी की थ्रू माई यूट्यूब चैनल, जिसको आप लोग रोड साइड कोडर नाम से भी शायद जानते हो। सो या दैट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई साइड। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वैसे? मैंने बीसीए किया है एंड उसके बाद मैंने एमसीए किया है फ्रॉम बीआईटी वेलोर। तो BCA के बाद मैंने एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैं यूट्यूब पे हम कंटेंट बनाते हैं तो एक बहुत कॉमन रहता है कि भैया मुझे BCA के बाद MCA करनी चाहिए। आपका इसमें क्या थॉट है? सो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। बीसीए के बाद मेरा एमसीए करने का कुछ प्लान था नहीं, बिकॉज एज आई मेंशन कि उस टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा मेरा अलग चीज़ों में इंटरेस्ट था। लाइक वीडियो एडिटिंग में था, वॉइस ओवर वगैरह इन सब में था। तो मेरा कोडिंग मेरा था ही नहीं बिल्कुल, कि कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। वॉइस ओवर? हाँ, वॉइस ओवर्स लाइक डबिंग एड्स एंड डूइंग नरेटिव वर्क, ये सब चीज़ें। सो ये कॉलेज टाइम में था? हाँ, बीसीए मैंने अराउंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। मतलब कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था आपका? बिल्कुल नहीं। ऊपर से बीसीए में अब जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करता था, वहाँ के लोगों का उतना ज़्यादा माइंडसेट भी नहीं था, उतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज भी नहीं था जो कोडिंग फोकस्ड हो, कोई हैकाथॉन्स वगैरह नहीं होती थी, है ना। तो ये सीन था बेसिकली वहाँ पे। तो मेरा बाकी बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा दिमाग जाता था। लाइक मैंने, अगर मैं बताऊँ तो मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा फोटो एडिटिंग वगैरह से। थोड़ा लोकल जो हम लोग के पार्षद इलेक्शंस हुए थे, वहाँ मैंने थोड़ी फोटो एडिटिंग वगैरह में कंट्रीब्यूट किया था। उन लोग के एक नेता थे वहाँ पे, पॉलिटिशियन थे, उनके लिए। उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिटिंग में ट्रांजिशन हुआ। मेरी एक कज़न थी, उनके साथ मिलके मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, विच वी ग्रू टू अराउंड 3 लाख सब्सक्राइबर्स, वेरी नाइस। राइट। सो वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ वॉइस ओवर की तरफ, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ से मैं तो उतर गया। किस तरीके के वॉइस ओवर आप करते थे? ओके, सो ये ज़्यादातर एड्स था। जो टीवी में आप एड्स देखते हो, उसके पीछे आप देखते होगे कि आज ही खरीदें और इस तरीके का टाइप होता है ना, ये था। थोड़ा जैसे मॉल्स में अनाउंसमेंट का था, प्रोमो एड्स जैसे होते हैं, आपने यूट्यूब पे एड्स देखे होंगे, उस टाइप का मैं मेनली करता था। कुछ कुछ ब्रांड्स थे, लाइक एक हनी का ब्रांड था, उन्होंने
मुझसे 10 to 15 वीडियो, मतलब इसलिए उनका पूरा ब्रांड मेरी वॉइस से था। उन्होंने पूरा हनीज़ के क्या क्या प्रोसेस थी बनने की, कैसे क्या होता था, पूरे हर तरीके के वीडियोस मुझसे बनवाए थे। तो कुछ पैसा मिलता था इसमें? हाँ, पैसा था उस टाइम पे, और उस टाइम मुझे लगता था कि वाह! अब तो लाइफ़ सेट है। मतलब उस टाइम मैं आई रिमेंबर अराउंड सेकंड ईयर खत्म होते-होते वॉइस ओवर से मैं अराउंड 40 के अराउंड आराम से कमा रहा था, बीसीए के टाइम पे। तो मुझे लगता था कि अभी 40,000 महीना? महीना, और ऐसा नहीं कि मैं रोज़ काम करता था, अराउंड 8-9 घंटे मैं महीने के काम करता था, टोटल 8-9 घंटे। और या मुझे लगता था कि यार ये सही है, अगर आगे और टाइम देने लग गया तो और शायद बढ़ जाएगा। मतलब आप देख रहे हो, मतलब ठीक है, ये तो आपका टैलेंट है, आपकी आवाज़ में भी वो बेस है, हुँ। तो एक सही जगह मतलब आपको रिक्वायरमेंट मिली, आपने उसको यूटिलाइज किया, और अब तो कॉलेज की फीस भी आप वहीं से निकाल रहे होगे। एग्जैक्टली, कॉलेज वगैरह की फीस जितना मेरा अपनी पॉकेट मनी वगैरह सब कुछ होता था, तो पेरेंट्स भी खुश थे, हाँ ठीक है कर रहा है। उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में, बट उनको था कि हाँ कुछ तो कर रहा है एटलीस्ट। जब तक पैसे आते तब तक पेरेंट्स को लगता है कि हाँ कुछ तो है, कुछ फालतू बट काम ये नहीं कर सब रहा। फ्रीलांस बेस पे था। फ्रीलांस, एग्जैक्टली, हाँ। तो ये फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया आगे? बीसीए के बाद फिर एमसीए करने चले गए आप। मैं जरूर जानना चाहूंगा आपका कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट आया, हम्म। क्योंकि आपका ध्यान तो यही था। हम्म। तो फिर सी प्लस प्लस कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे, कोई हम्म। बैक वगैरह तो नहीं थे सब्जेक्ट्स में? बिल्कुल आज तक कभी नहीं लगी था। अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जैसे इस चीज़ में ना बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि आपको, जैसे मैंने 2 साल तक आइसक्रीम नहीं खाई गले की वॉइस प्रिजर्व करने के लिए। अभी जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उस टाइम मेरी थोड़ी अच्छी आवाज़ थी इससे। तो वॉइस प्रिजर्व करने के लिए सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और इवेंचुअली जैसे मैं एमसीए में गया तो मैंने कोडिंग डिस्कवर करी वहाँ पे। एक चीज़ मैंने ये चीज़ बहुत चेंज देखा बीसीए से एमसीए जाने में, जो कि कॉलेज के इन्वायरमेंट का चेंज था। वहाँ पे बहुत अलग तरीके के लोग मिले, जो जिनके बहुत अलग माइंडसेट था, ग्रोथ माइंडसेट था, और सीखने की चाह थी बेसिकली, है ना? तो वहाँ पे मुझे ऐसे जब लोग मिले जो कोडिंग वगैरह करते थे, और मुझे पता चला कि कितना अपॉर्चुनिटीज़ है इस चीज़ में भी। तो उधर मेरा थोड़ा ट्रांजिशन हुआ। बीसीए के बाद एमसीए क्यों किया, जॉब के लिए क्यों नहीं गए? बीसीए के बाद मेरा था यही कि इसी में, इसी जाना है वॉइस ओवर वगैरह में। तो एक, हाँ। आप ये कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ एक इंडियन माइंडसेट होता है ना कि सेफ गेम खेलना है। तो सेफ गेम खेलने के चक्कर में मैं एमसीए करने गया। मैंने कहा ठीक है यार, अगर कुछ नहीं चला तो जॉब तो लग ही जाएगी। तो देखते हैं। एमसीए के बाद मैंने सुना था कि हाँ इट्स काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू बीटेक, तो ये रीज़न था। कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? ठीक है, एक टैलेंट था आपके पास, उससे आपने बहुत पैसे भी कमाए, इवन कॉलेज की फीस तो निकाल ही ली, बट उससे आगे परस्यू नहीं किया। तो हुँ। कोडिंग में फिर इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? कोई बैकग्राउंड तो था नहीं आपका। बिल्कुल नहीं। तो जब मैंने वही एमसीए वाले कॉलेज में गया, धीरे-धीरे वहाँ पे तो थे टाइट डेडलाइन्स थी कि असाइनमेंट्स करने, ये करने, वो करने, ठीक है, डीएसए सब्जेक्ट था। तो मैंने करना शुरू किया, और मैंने सोचा कि यार ये तो ठीक है, जितना मैं सोचा था उतना कठिन भी नहीं है, हो रही हैं चीज़ें आराम से। करा। फिर मेरे 1-2 दोस्त थे जो कि वेब डेवलपमेंट करते थे, रिएक्ट वगैरह पे वर्क करते थे, राइट? तो मैंने उनसे भी बात-वात करी, थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो इनिशियली तो थोड़ा मतलब होता है ना कि सब लोग यही गलती करते हैं कि कूद जाते सीधे रिएक्ट पे, कोई और बैकग्राउंड होता नहीं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का, सीधे उस पे कूद जाते हैं। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा नहीं, उसके लिए थोड़ा बेसिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने उनको एक्सप्लोर किया धीरे-धीरे, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। थोड़े 1-2 स्टार्टिंग मैंने 1-2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी उठाए इनफैक्ट, जो मेरे पुराने वॉइस ओवर वाले क्लाइंट्स थे, उन्हीं की वेबसाइट्स मैंने थोड़ी-सी ट्वीक करी। तो वहाँ से इंटरेस्ट आया मुझे। मैंने कहा कि सही है, पैसा तो इसमें भी है। तो जैसे अभी आप कार 24 के लिए काम कर रहे हैं, राइट? हाँ। सो दिस इज योर फर्स्ट कंपनी, और इससे पहले आप? दिस इज़ द सेकंड कंपनी। ओके। फर्स्ट कंपनी एक अर्ली एज स्टार्टअप था, वहाँ मैंने 3 मंथ्स काम किया था। ओके। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया बिकॉज़ मुझे अपॉर्च्युनिटी बेटर लगी, कॉम्पेंसेशन ओवरऑल अच्छा लगा, तो मैंने स्विच कर लिया। अभी कितना टाइम हो गया कार 24 में वैसे? अराउंड 2.5 इयर्स। कैसा है 2.5, और जब अपने आप को देखते हो स्टार्टिंग फर्स्ट डे वन से? हुँ। कोडिंग वाइज़ मैं कहूँगा कि आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बट जो मेजर इम्प्रूवमेंट कहूँगा मेरी पर्सनैलिटी में आया है, लोगों से बात करने में आया है, मैं ये बोलूँगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप ट्यूटोरियल से कभी नहीं सीख सकते, राइट? जो कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही आपको सिखाती है। तो वहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें सीखी। लाइक अगर आप, मैं टेक्निकल टर्म से बात करूँ तो जैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, एसईओ वगैरह कैसे इंप्रूव करता है। अब जैसे कास्ट 24 इट्स लाइक एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, राइट? राइट। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सब मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से सीखी। तो ये मैं कहूँगा मेजर लर्निंग हुई है। और स्पेसिफिकली बिजनेस जैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, ए बी टेस्टिंग वगैरह, ये सब आपको कभी ट्यूटोरियल्स में देखने नहीं मिलेंगी। बहुत रेयर, बहुत हाँ, ही रेयर। बहुत रेयर। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी कि अच्छा ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ट्यूटोरियल्स आपको हेल्प करते हैं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में, फंडामेंटल बेटर करने में, बट जब आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ आगे आप स्विच मारने वाले हो, या फिर आगे जो आप प्रोजेक्ट्स और करने वाले हो। जब आप एप्लीकेशन की डिबगिंग करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ आता है कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है और कैसे लॉजिक अब नया मैं बनाऊंगा। राइट। आपका अभी करंट फ्रंट एंड का स्टैक क्या है वैसे कार 24 में?
काश 24 में है रिएक्ट जेएस है और सीएसएस मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं हम लोग सीएसएस लिखने के लिए। वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि हम लोग बहुत हार्डकोर वो यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली वेब पैक से हम लोगों ने कस्टम रिएक्ट ऐप सेटअप कर रखा है और उस पे हम लोग वर्क करते हैं। मेन फोकस यही होता है कि एक्सपीरियंस अच्छा हो ऑडियंस का, मतलब यूज़र्स का, एसईओ वगैरह से वेबसाइट रैंक अच्छी करे, ये सब चीज़ें रहती है। बाकी मैं अगर पर्सनल अपने टेक स्टैक की बात करूँ, जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट आज अगर बनाना हो नया, तो पहले मैं उसका यूज़ केस देखूंगा कि क्या ये क्लाइंट रेंडर प्रोजेक्ट है पूरा, इसमें क्या सर्वर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। जैसे मैंने बोला, ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट में सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह की। तो उस हिसाब से मैं टेक स्टैक चूज़ करूंगा, लाइक मुझे प्योरली रिएक्ट पे जाना है या मुझे कोई मेटा फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट जेएस यूज़ करना है ना। और अगर यूआई स्टाइलिंग की बात करी जाए तो टेलविंड है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, शैट सी एन यूआई उसके ऊपर बना है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी अगर मुझे और इसमें थोड़ी वैलिडेशंस वगैरह सही रखनी है तो मैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहूँगा। मुझे ना एक बहुत कॉमन सवाल आता है बच्चों की तरफ से कि लॉजिक नहीं बनते भैया। अब ओके। जैसे मान लो वेब डेवलपमेंट की बात होती है तो आपने कोई स्किल सीख लिया, आपको पता है कि प्रॉमिस कैसे यूज़ करना है, असिंग कैसे यूज़ करना है, वेट कैसे यूज़ करना है, लेट हुँ, कैसे यूज़ करना है, हुँ, कॉन्स्ट कैसे यूज़ करना है, वो पता है, कॉन्सेप्ट पता है। आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कुछ नया कैसे सीखते हो? माय फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के कंटिन्यूशन में मेरा ये है कि आप लॉजिक बिल्डिंग की जब हम बात होती है तो उसे आप कैसे देखते हो? कैसे आप कोई न्यू हुँ। जो नूब है उसको नहीं पता है वो कैसे इस चीज़ पे काम करे? कैसे लॉजिक्स को बेटर करे? ठीक है। पहले मैं इसका आंसर देना चाहूँगा लॉजिक वाले पार्ट का आपके, ठीक है? लॉजिक एक ऐसी चीज़ है जो कि तुरंत नहीं आती, उसका बेस बनाना पड़ता है, ठीक है? तो बेस बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि एचटीएमएल सीएसएस से स्टार्ट कर लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं कहता हूँ नहीं, इससे आपको स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको कोडिंग आनी चाहिए। क्योंकि राइट। एक डिफरेंस होता है जो लोग डिग्री करते हैं और जो लोग डिग्री नहीं करते उनमें, कि डिग्री भले ही आपने अच्छे से ना करा हो, लेकिन आपने सुना तो होता है वर्ड्स, ये सब चीज़ें, फॉर लूप, इफ या एल्स, वेरिएबल्स वगैरह सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। बेसिक प्रोजेक्ट को मतलब बेसिक आई मीन क्वेश्चंस बनाओ, प्रोग्राम्स लिखो, लाइक भले ए प्लस बी करने वाला हो, हुँ, हुँ। उतने में कंफर्टेबल, फिर एक लेवल ऊपर जाओ, पैटर्न्स वाले एक प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग करते हैं कॉलेज के टाइम पे, वो करो। एंड मतलब ये बेसिक बेसिक पहले जब फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग होंगे ना, तब उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो इससे आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा, एक स्टेप बाय स्टेप लेना है, कुछ रश नहीं है। राइट। अगर रश करोगे तब तो फिर अच्छी जगह नहीं पहुंच पाओगे। तो धीरे धीरे पहुंचना है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या नया था? कैसे सीखते हो कुछ नया? नया कैसे सीखते हो, क्या राइट? यूट्यूब से सीखते हो या क्या आपकी अप्रोच रहती है कुछ नया सीखने हो? आप यूट्यूब पर पढ़ा तो रहे हो, क्या खुद भी यूट्यूब से सीखते हो? डेफिनेटली। तो सबसे पहली बात तो पता, नया सीखने के लिए पता होना चाहिए नया है क्या और या ट्रेंडिंग क्या है, या ठीक है? तो उसके लिए तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ब्लॉग्स वगैरह। एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बहुत अच्छा सोर्स है कि देखो इंडस्ट्री में चल क्या रहा है अभी, बाय लुकिंग एट इंजीनियरिंग ब्लॉग्स होते हैं कंपनीज के, जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज होती है ना, उनके ब्लॉग्स देखो कि वो लोग क्या क्या टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ ट्रेंडिंग है मार्केट में अभी, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। और लर्निंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जैसे आपने बोला डॉक्यूमेंटेशन, मेरा पहला स्टेप ये होता है कि पहले मैं देखूं डॉक्यूमेंटेशन, जो जो जिस बंदे ने बनाया है उसने क्या लिखा है, उसका क्या सोचना है इस चीज़ के बारे में, राइट? कि किसी थर्ड पर्सन के पास जाने से पहले। तो पहले मुझे आइडिया लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसे है, उसके बाद मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूंगा। पहले लाइक अगर मैं बेसिक लेट्स से कि आपको रिएक्ट आता है, आपको नेक्स्ट जेस पे जाना है, तो आपने टू डू लिस्ट पहले बना रखी है, लेकिन फिर से बना के देखो, मतलब नेक्स्ट जेस में बना के देखो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, अच्छा उसमें ऐसे बनी थी, इसमें ऐसे बनती है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ। और जैसे आपको ट्यूटोरियल्स फॉलो करने से अच्छा मैं कहूँगा कि अपना एक प्रोजेक्ट दिमाग में आ गया, ये बनाना है, उसके फीचर वाइज बनाओ, जैसे प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स वेरी में। इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जैसे लैंडिंग पेज बना लिया पहले, उसके बाद आप गए लॉग इन ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे बनता है, आप बैक एंड के लिए कुछ भी यूज़ कर लो, फायरबेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रंट एंड की पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अगर उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, और ऐसे नहीं करना है कि ट्यूटोरियल को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, पहले ट्यूटोरियल देख लो पूरा, उसके बाद जाके अपने आप से इंप्लीमेंट करो। तो मेरी ये मेनली अप्रोच नहीं, रहती बहुत अच्छा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो 95% लोग नहीं करते हैं फ्रेशर है। लेवल पे। उनको वीडियोस में ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहते हैं। वीडियोस अपनी जगह ठीक है, आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल देखो, बट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको पढ़ना आ गया ना तो आप निकल जाओगे, फिर चीते बन जाओगे। जैसे आप वीडियोस भी देख रहे हैं ना, वीडियो में कभी कभी ऐसा होता है लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं कि अच्छा ये लिखा है तो लिख लिया, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जाओ डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो जाके, अच्छा इसका ये है, शायद कुछ नया पता चल जाए। वेरी नाइस पीयूष, बहुत बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि इनका 2.5 साल का एक्सपीरियंस फ्रंट एंड का आपको बहुत काम आएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप कार 24 में काम कर रहे हैं, क्या अभी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है और क्या चैलेंजेस हैं? जब कोई एक ऐसा चैलेंज आता है, क्या जब आप अटकते होगे तो कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो? ठीक है। अभी करेंटली मैं इन
बहुत सारी ज्योग्राफीज़ है कास्ट 24 में, तो इनकी यूएई ज्योग्राफी पे वर्क कर रहा हूँ। यूएई ज्योग्राफी के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है बेसिकली वहाँ की, उस पे वर्क कर रहा हूँ। तो लाइक चैलेंजेस तो इसी में ही आते हैं, जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन या इन सब चीज़ों की बात अगर करी जाए, तो उसको अगर आपको उसको सीखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, कौन सा वीडियोज़ कम है। मॉड्यूल बंडल यूज कर रहे हो आप वैसे? मॉड्यूल बंडलर हम लोग इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड करके है जो कि वॉलमार्ट का ओके। फ्रेमवर्क है, तो ओके। उन्होंने बनाया है। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर बना हुआ है, पूरा रिएक्ट है, मतलब बेसिकली इट्स लाइक वेब पैक ही ओनली, बट इसमें ऑन थोड़ा टॉप ऑफ कस्टमाइज। वेबपैक दे उन्होंने अपना कुछ कस्टम बना दिया होगा। राइट। ओके। तो ऐसा है। ठीक है, तो ये है, हम लोग यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। एंड ये बाकी चैलेंजेस की बात करी जाए तो चैलेंजेस आते रहते हैं थोड़े मोड़े। लाइक एक मुझे याद है फ़िल्टर एक इम्प्लीमेंट करना था, उसमें थोड़ा चैलेंज आया था, जिसमें थोड़ा कोड ऐसा लिखा हुआ था जो कि किसी ऐसे बंदे ने लिखा होगा जो कि सपोज़ इट वाज़ नॉट क्लियर बेसिकली। ठीक है, तो वही है कि स्टार्ट करना, जैसे बहुत मैंने देखा है कि एक चीज़ में आपको वर्क करना है, ठीक है? तो जाओ सबसे पहले तो उस स्टार्टिंग पे जाओ कि उस फीचर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एकदम माइन्यूट डिटेल पे जाओ उसके, कि अच्छा यहाँ से फिर उसको देखो वो कैसे उसने उसके ऊपर और चीज़ें बनी, उसके ऊपर और चीज़ें बनी। तो पहले उस चीज़ को मैं ऐसे इन डेप्थ समझता हूँ, उसके बाद कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ, और हो सके तो उस कोड को इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर लेता हूँ। क्लीन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है कंपनी में। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो भी आपके सीनियर होते हैं वो कोड को रिव्यू करते हैं, बिकॉज कोड कोड लिख तो हर कोई लेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करके लिखना, क्लीन लिखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब आप ज्वाइन करेंगे कंपनी तो आप इसको रियलाइज करेंगे, क्लीन कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वो आता है, आप जितना ज़्यादा कोड देखोगे उतना आप बेटर अपने आप को इम्प्रूव करोगे। एग्जैक्टली, कोड देखने से मैं इसमें ऐड यही कहना चाहूँगा कि कोड रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कंपनी में जूनियर हो, लेकिन अपने सीनियर का कोड देखो। भले आपके सीनियर आपका कोड रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोड रिव्यू करो, भले ऑफिशियली नहीं, बट अपने एंड से करके देखो। देखो कि क्या क्या आपको नया सीखने को मिल रहा है, कैसे क्या, उनका माइंडसेट क्या है बेसिकली उस कोड को लिखते टाइम। और यही एग्जैक्टली ट्यूटोरियल फॉलो करते टाइम भी होना चाहिए कि जो बंदा पढ़ा रहा है उसका माइंडसेट जानो, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग। एब्सोल्युटली, कंप्लीटली अगेन। ऑल्सो उसका बैकग्राउंड क्या है, हाँ, कहाँ काम कर रहा है, क्या वो फ्रंट एंड डेवलपर है भी, एग्जैक्टली। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं, इवन आपका कंटेंट मैंने देखा है, मुझे काफ़ी पसंद है जिस तरीके से आप कंटेंट बनाते हैं। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जब भी आप मिलते हैं। कि- एंड इवन जब मैं यूट्यूब पे भी होता हूँ, जब मैं लाइव होता हूँ, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। बट सवाल मेरा ये है अब आपसे कि फ्रंट एंड रोड मैप की जब बात होती है तो इवन देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स। एक पहले होता था खाली कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बट अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए। हम्म। इवन अभी मैं RxJS यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग अभी हम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद माइक्रो फ्रंट एंड। सो चीज़ें आती रहती हैं, हम इनहेंस करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। एंड स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ अभी खुद। अभी हम्म। 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, स्टिल आई एम लर्निंग। अकॉर्डिंग टू यू अभी बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम्म। 1 साल 2 साल कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्लीन रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, कि इतना तो इम्पोर्टेंट है ही अगर तुम्हें कंपनी में एंट्री मारनी है? ठीक है, मैं 2024 के हिसाब से इसका आंसर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो मैंने पहला पॉइंट थोड़ी देर पहले मेंशन कर दिया, कोडिंग फंडामेंटल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अगर आपके फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मतलब इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। ठीक है, तो कोडिंग फंडामेंटल्स अच्छे से कर। फंडामेंटल्स में क्या आता है पीयूष? फंडामेंटल्स में बेसिकली वेरिएबल्स, इफ एल्स, फॉर लूप्स, ठीक है, एरे, स्ट्रिंग्स, जितने भी बेसिक हम लोग के डेटा टाइप्स वगैरह हैं, जिससे जो हम लोग के बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक नॉर्मल प्रोग्राम के। ठीक है, एक ऐप्स की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, नॉर्मल प्रोग्राम वगैरह बनाने में जो काम आते हैं, तो इन सब चीज़ों पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। कई लोग इसको डी से कंसिडर कर लेते आ हैं, रहा हूँ मैं उस लेकिन पर। डी से नहीं है यार, ये बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। उसके बाद आप शुरू करो जावास्क्रिप्ट से। HTML CSS अभी नहीं उठानी है, जावास्क्रिप्ट पहले समझो, कोर जावास्क्रिप्ट समझो, नॉट डॉम मैनिपुलेशन, ऑल दिस थिंग्स। कोर जावास्क्रिप्ट समझो, होस्टिंग वगैरह क्या होती है, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, सब चीज़ें आप बिना HTML CSS के भी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आपको समझ में आ गई ना, उसके बाद आप एक UI बनाना सीखो विदाउट जावास्क्रिप्ट, HTML CSS की हेल्प से। आजकल तो वैसे बहुत ही आसान हो गया HTML CSS का कोड जनरेट करना, बहुत सारे टूल्स आ गए। Yeah. बट आप आपको अपने एंड पे एक पकड़ होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं CSS आजकल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, CSS इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा आप कंपनी में काम करोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी जगह आप फंसोगे और आपका फिर यू स्क्रैच योर हेड की बहुत देर तक कि समझ नहीं आएगा क्या करना है। सो यू आर मोर इनटू CSS और जावास्क्रिप्ट? दोनों ही, मुझे दोनों ही? दोनों में अच्छी दोनों? पकड़ है, ओके। मतलब CSS अगर आप मुझे कुछ बना दे तो मैं बना दूंगा। हाँ, ये तो रहता है जब फ्रंट एंड डेवलपर हम काम करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे फ्रंट एंड इंजीनियर्स दिखेंगे जो जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे हैं हाँ, बट CSS में बहुत वीक है, या राइट। एवरेज है, या फिर मीडियम है।
क्योंकि डिपेंड भी करता है काम कैसे मिल रहा है, वही बहुत समटाइम बहुत मैटर बहुत करता सारी है। कंपनीज पता है, मैंने देखा है ऐसा होता है कि एक यूआई डेवलपर बना दिया जाता है, एचटीएमएल डेवलपर, जो एचटीएमएल सीएसएस करके दे और ये बंदा लॉजिक लिखेगा। फिग्मा से डिजाइन आएगा, कन्वर्ट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बस उनका यही काम होता है। तो इस चक्कर में भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, बट मेरा है कि अगर आप ऐसी कंपनी में भी काम कर रहे हो ना, तब भी साइड बाय साइड करते रहो, कोशिश करो अपने आप से सीएसएस लिखो। मेरे जो टेक लीड थे उन्होंने इनफैक्ट हम लोग की टीम में ये खत्म ही कर दिया था एचटीएमएल वाला चक्कर। उन्होंने कहा था सब लोग लिखेंगे, सब लोग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कर और रिएक्ट भी करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा है, सही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फिर एचटीएमएल सीएसएस कर लो, उसके बाद कंबाइन करो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक प्रोजेक्ट्स बनाओ, बेसिकली लॉजिक लॉजिक बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओ, टू डू ऐप वगैरह से स्टार्ट करो। थोड़ा क्विज ऐप वगैरह बना लो, कोई ओपन सोर्स एपीआई उठा लो, वेदर एपीआई हो गई, मूवीज एपीआई हो गई, उनका यूज़ करके इंटीग्रेट करना सीखो एपीआईज वगैरह को। ठीक है, ऐसे करके आपको बेसिक एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो जाएंगे आपके। उसके बाद मूव करो रिएक्ट की तरफ। रिएक्ट भी मैं कहूँगा एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, पहले समझो कि क्या है रिएक्ट, इंटरनली कैसे काम करता है, जेएसएक्स क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है ना। जब तक समझ ही नहीं आएगा कि फ़ायदा क्या है इस टूल को यूज़ करने का, तो ट्रांजिशन करके फ़ायदा क्या हुआ, राइट। राइट। तो पहले ये समझ में आ गया, उसके बाद आप बनाओ जो एप्स आपने जावास्क्रिप्ट बनाई ना, उन एप्स को आप रिएक्ट में बनाओ, ठीक है। कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करो, सिंपल। ठीक है, लॉजिक मोस्टली सेम रहेगा, थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस आएगा, बट आपको पता चलेगा कि हाँ ये फ़ायदा हो रहा है हम लोग को, और फिर एक्चुअली यू अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी कि हाँ ये रिएक्ट के फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये करो। क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझो, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट समझो, क्या पता ऐसी किसी कंपनी में आ जाओ जहाँ क्लास बेस्ड में लिखा हुआ हो कोड, समझ ही नहीं आए, फंक्शन बेस्ड में पढ़ के आ गए, Yeah. है ना। But nowadays I can see what I observed, like अब कंपनी शिफ्ट कर चुकी हैं पूरे तरीके से फंक्शनल डेफिनेटली। कंपोनेंट में। हाँ, कुछ कंपनीज जिनका पुराना कोड चल रहा है अलग बात है, वहाँ क्लास कंपोनेंट आपको दिख जाएंगे। इवन हम एडिडास में भी जितनी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं बनी बने एप्लीकेशंस में, कहीं आपको क्लास कंपोनेंट नहीं दिखेगा, सब हुक्स 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 ही यूज कर रहे राइट, हैं। एग्जैक्टली। कस्टम हुक। तो ये हो गया एक फ्रेशर के लिए अच्छे रिक्वायरमेंट, बट ये सिर्फ दिस इज नॉट इनफ। इसके अलावा एक और कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक वर्जन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, गिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग गिट के कमांड्स भूल जाते हैं। वैसे ठीक है, वीएस कोड में भी आजकल आ गया, विजुअल पूरा आ गया सिस्टम करने। बट कमांड्स आपको आनी चाहिए। कमांड्स आनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो यही एक बेसिकली जूनियर को और सीनियर डेवलपर को सेपरेट करती है। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, भले कोई भी टूल हो, नेटलीफाई वगैरह ही देख लो, मतलब कोई बेसिक टूल उठा लो डिप्लॉयमेंट करने का, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं कहूँगा ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट। लाइक आप मेटा फ्रेमवर्क उठा लो, कोई नेक्स्ट जेएस उठा लो, टाइप स्क्रिप्ट कर सकते हो। तो राइट। और मुझे लगता है थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डेवऑप्स पता होना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है। क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक डिप्लॉय फोल्डर दिखेगा। उसमें एसआईटी की फाइल अलग होगी, वाईएमएल फाइल डेवलपमेंट की अलग होगी, प्रोडक्शन की अलग होगी। तो उसमें ये नहीं कहूँगा कि उसके बारे में उसमें बहुत ड्रिल डाउन करना है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पाइपलाइंस क्या होती है, कैसे मेरा कोड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो रहा है। राइट, दैट यू शुड नो। एंड डॉकर, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डॉकर। डॉकर एग्जैक्टली, मैं तो उसका आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बना देगा। आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा। राइट पीयूष? फॉर श्योर। अब आपको पता है आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा डीएसए पे पुश किया जाता है, जिससे बच्चे फिर डीएसए में रहते हैं, वेब डेव भूल जाते हैं। डेफिनेटली। डू यू थिंक इज डीएसए इंपॉर्टेंट फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से नहीं बोलूँगा पहले। ओके। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगेन आपकी लॉजिकल एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अब वेब डेवलपमेंट इतना सिंपल नहीं रह गया है कि सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कर लिया और हो गया काम। रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको डीएसए आनी चाहिए, बेसिक डीएसए आनी चाहिए। बहुत हार्डकोर डीएसए की बात नहीं कर रहा, राइट। ट्रीज वगैरह ये सब, मतलब बहुत ऊपर नहीं जा रहा मैं। यूज आप यूज मैं तो नहीं करता, नहीं मैं होता। तो यूज नहीं करता जैसे सीरियसली। जैसे बट ये सेट बहुत यूज करते हैं, मैप यूज राइट, कर रहे हैं, मतलब एरे तो हम यूज कर ही रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ES6 के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ जगह ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने एक मेरे यहाँ प्रोजेक्ट था और उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि LRU कैश के ऊपर, कैशिंग वगैरह के ऊपर, जैसे इसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, लिंक लिस्ट बेसिकली अलग अलग मेमोरी के पार्ट्स में स्टोर Yeah. करता है डेटा को, है ना। तो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है वो भी है ना। तो बेसिक आपको एरे स्ट्रिंग वगैरह इन सब में लॉजिक फॉर्म करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मैं इंटरव्यूज़ की बात करूँ तो फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर, अगर स्मॉल और मीडियम कंपनीज की बात करें, उतना ज़्यादा हमारे रिग्रेसली नहीं पूछते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हम लोग के हो गए बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स वगैरह वाले, ये सब, है ना। बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और लेकिन अगर बड़ी कंपनीज हो, एमएनसीज वगैरह, वहाँ डेफिनेटली एक दो राउंड्स होते ही हैं, हार्ड कोर डीएसए के राउंड होते हैं, वो तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। अभी आप कोडिंग कंटेंट बना रहे हो, बहुत फ्रिक्वेंटली बना रहे हो, तो रेवेन्यू वाइज अभी कितना रेवेन्यू बन जाता है? चलो बात कर लेते रेवेन्यू की बात करी जाए अगर, तो आई डोंट थिंक कुछ खास, हैं। 35 के अच्छा, समथिंग ऐसा, ओके। इतना 30-35 के अराउंड हो जाता है। बट अगेन अगर आप कंपेयर करा जाए एक्चुअल कंपनी में वर्क करने के, तो काफ़ी डिफरेंस है, डिफरेंट। राइट। तो अभी मोटिवेशन कहाँ से आती है आपको फिर मोटिवेशन कंटेंट बनाने की?
कंटेंट बनाने की मोटिवेशन आती है समय देते हो अपना जॉब के साथ साथ? कमेंट्स पढ़ के। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ मैं जिसमें आ जाता है, इसमें मुझे लगता है कि हाँ चलो रात भर बैठ के एडिटिंग करी है, शूट वूट किया है, बढ़िया अच्छे कमेंट्स आ गए, बहुत मोटिवेशन, वो ट्रस्ट में बहुत मोटिवेशन बूस्ट होता है। मैं थोड़ा मीटअप्स वगैरह पे कोशिश करता हूँ जाने की। आपने मीटअप ऑर्गेनाइज किया था कुछ महीने पहले, बहुत वहाँ पे मैं आया अच्छा था, मजा आया था, बहुत बहुत मीटअप मज़ा में। आया था। वहाँ पे आई थिंक 10-15 लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये चीज़ें होती है ना, ये साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करती है कि हाँ यार अच्छी चीज़ है, कंटिन्यू करो। अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ कंटिन्यू कर सकते हो इस चीज़ को। हैव यू एवर थॉट कि मैंग कंपनीज को टारगेट करना चाहिए? नॉट रियली, नो, मतलब एनी रीजन? ऐसा मैं रिगरसली मेरा कुछ वो नहीं है। हाँ रीज़न देखो, सबसे पहले बात करें मैंग कंपनीज का क्या है, तीन मेजर पॉइंट्स की मैं बात करूँ। एक रिस्पेक्ट, मनी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो हटा ही दो, आजकल बहुत ले ऑफ्स वगैरह, और स्टेबिलिटी तो क्वेश्चन में ही नहीं है। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट की बात करो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो रिस्पेक्ट मुझे लाइक कम्युनिटी को हेल्प करने में बहुत मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी कोई भी कंपनी मुझे वो रिस्पेक्ट दिलवा सकती है जो मुझे ये काम करके मिल रही है। ठीक है, अगर पैसे की बात करी जाए तो पैसे छोटी प्रोडक्ट कंपनीज और मिड साइज प्रोडक्ट कंपनीज भी दे देती हैं। मुझे पहले लगता था मेरा कुछ और हाँ, पर्सपेक्टिव था, बट जैसे से मेरे को जब वो पैकेज मिला राइट। तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब सही है, सब बढ़िया है। ठीक है, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। अगर मैं गूगल ज्वाइन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट करता हूँ, एक एक नज़रिया और एक माइंडसेट किसी का रहता है सामने वाला, बट इफ़ मेरी पॉकेट में पैसे सही आ रहे हैं, हम्म, लाइफ बेटर चल रही है और मैं सीख भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो भी एक राइट वे है, राइट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वहां जाके काम कम होगा, ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं सब होता। फालतू की बातें हैं। सही। ओके, सो आजकल क्या है ना पीयूष, रिमोट जॉब्स के ऊपर बात हो रही है कि मेरे को रिमोट जॉब में जाना है, उसको टारगेट करना है। सो आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है? क्या फ्रेशर्स डायरेक्टली रिमोट जॉब्स को अचीव कर सकते हैं? इफ यस, हाउ? चलो पहले एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें आप फ्रेशर हो और आपको रिमोट जॉब मिल गई। ठीक है, ओके, ओके। ठीक है, मिल गई रिमोट जॉब। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहली बात तो, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को करने में। तो रिमोट जॉब के साथ एक आपको ये नहीं कि आपको ऑफिस जाना वगैरह, आपको बहुत ज़्यादा टाइम उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रैवल वगैरह वाले में। ठीक है, तो आपको टाइम मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। लेट्स से अगर आपको कुछ और सीखना है, कोई और टेक्नोलॉजी सीखनी है, या फिर ग्रो करना है बेसिकली अपने करियर में, तो वो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है रिमोट जॉब का, मैं कहूँगा। फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, अपने टाइम पे वर्क करो। राइट। ठीक है, और अगर रिमोट जॉब का एक सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये, अगर आप फॉरेन कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हो तो उनके पेरोल पे काम कर सकते हो, तो एक और पॉइंट हो गया। बाकी अगर मैं इसकी डाउन साइड्स की बात करूँ, तो आपके थोड़े मेंटरशिप की थोड़ी कमी हो जाती है, जो आपको अपने सीनियर से मिल सकती है। तो इसको आप कैसे टैकल करोगे? रिमोट जॉब करते टाइम आप मीटअप्स वगैरह अटेंड करो, कम्युनिटीज़ जॉइन करो। डिस्कॉर्ड पे बहुत सारी अच्छी-अच्छी कोडिंग कम्युनिटीज़ हैं, आपकी भी कम्युनिटी है, Yeah. निधि की, तो उन सब पे जॉइन करो, वहाँ लोगों से मिलो। ठीक है, लोगों से बात-वात करो, उनसे सीखो। तो ये हो गया, आप रिमोट जॉब के साथ इस तरीके से कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा हाइब्रिड सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। मतलब उसमें आप घर में भी रह सकते हो और जा भी सकते हो ऑफ़िस, 1-2 दिन भले ही जितना भी ऑफ़िस हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर रिमोट जॉब्स टारगेट करने की अगर हम लोग बात करी जाए, तो उसके लिए ना प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उसके लिए हर तरह की जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूँढने पड़ेंगे, जैसे जो बहुत सारी कंपनीज़ होती है ना, उनका कोड बेस ओपन होता है, मतलब ओपन सोर्स होता है। ठीक है? उसमें उन कंट्रीब्यूट करना एग्ज़ैक्टली या उसमें कंट्रीब्यूट करो जाके, आपको पता चल जाएगा। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो वो देखेंगे अच्छा ये बंदा काम का है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत सारी, जैसे मैं अगर फॉरेन कंपनीज़ की बात करूँ जो रिमोट जॉब्स देती हैं, आपको थोड़ी अप्रोच डिफरेंट लेनी पड़ेगी। वहाँ पे क्या है ना, अगर आप एक कंपनी को अप्रोच करो, ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। आपको टेलर्ड अप्रोच लेनी है उनकी तरफ, जो उनका प्रोडक्ट है ना उस हिसाब से उनको रीच आउट करो, उनके बारे में पहले जानो। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो उनके प्रोडक्ट थोड़ा मिलता जुलता हो, फिर रीच आउट करो। तो ये सब बहुत चीज़ें इंप्रेसिव होती हैं फॉर गेटिंग अ रिमोट जॉब। बाकी इंटरव्यू की प्रोसेस तो मोस्टली सेम होती है। कुछ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी लाइफ जो आपकी चल रही है, अभी कार 24 में काम कर रहे हो, 2.5 साल हो गए, अभी आपने क्या सोचा है? अभी आगे आगे आपको और सर्व करना है कार 24 को, या फिर कंपनी स्विच करनी है, या ब्रेक लेना है? क्या चल रहा है माइंड में अभी? ये तो डेंजरस क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोई कार ट्वेंटी देखा फोर का हो। कोई बंदा देख रहा है, ध्यान से देखे। ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, या ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस केस में जब आपको ऐसा लग रहा हो कि कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है इस कंपनी में, तो डेफिनेटली स्विच करना इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ काम कर लिया 6 महीने हो गए आप दूसरी कंपनी पकड़ लो, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में, और ग्रो कर रहे हो आप, और टाइम आपको लगता है कि हाँ अभी टाइम ठीक है, बिकॉज मार्केट
ऐसा है कि अगर आप थोड़ा ये कंपनी में थोड़ा ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको वो रिवॉर्ड देगा कि हाँ, ये बंदा थोड़ा लॉयल है। ठीक है? तो तब आप स्विच कर सकते हो। तो मैंने अभी ऐसा सच मेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं इस चीज़ को लेके, बट डेफ़िनिटली इफ टाइम कम्स आई विल टेक अ स्टेप। बहुत अच्छा लगा पीयूष आपसे बात करके, आपके इनसाइट्स जान के, कुछ ऐसी बातें जो आपने पब्लिकली इतना यूट्यूब पे बात नहीं करी है, जो हमने कोशिश करा इस पॉडकास्ट में आपसे हमने निकाली। थैंक यू सो मच इतने इनसाइट शेयर करने के लिए। एंड हम कोशिश करेंगे किसी और टॉपिक पे किसी दिन आपको फिर बुलाएं, फिर आपसे बात करें। एंड क्या आपकी फाइनल एडवाइस रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए, जो कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी हैं, क्या उनको आप एडवाइस करना चाहेंगे इफ़ दे आर टारगेटिंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। जहाँ फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है? आई वी वांट जेनरिक एडवाइस फ्रॉम योर साइड। ठीक है, अगर आप इस फ़ील्ड को टारगेट कर रहे हो, यहाँ इसमें आने का सोच रहे हो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों की सुनो, लोग क्या आपसे लोग आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं, उनकी सुनो, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह क्या, उनकी जर्नी। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बंदे की जर्नी सुन ली, बस ऐसी जर्नी मेरी भी होगी। ऐसा नहीं, सबकी जर्नी एक मतलब सबकी अपनी जर्नी होती है, सब अपनी जर्नी को टेलर करते हैं, राइट? तो सबको सुनो, सबसे आपको पता चलेंगे अच्छा इतने रास्ते हैं जाने के इस इंडस्ट्री में। तो सबकी सुनो लेकिन करो वो जो आपको सूट करता हो, राइट? तो मेजर मैं ये कहूँगा। और जो मैं कहूँगा कि ट्राई टू कीप योर ट्राई टू कीप योर सेल्फ हम्बल थ्रू आउट दिस जर्नी। आप बहुत सारा अचीव भी कर लो तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा उड़ो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं वॉइस ओवर वगैरह करता था, ये मैं अपने आप को भी एडवाइस देना चाहूँगा, अगर मैं अपने आप को दे पाऊँ तो, कि जब अपने आप को चेक पे रखना पड़ेगा कि सब ठीक चल रहा है तो आपको और उसमें एफर्ट्स डालने हैं। ये नहीं सोचना कि कि अब सब कुछ ठीक ही रहेगा हमेशा, और आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालना ही है, मतलब सेटल नहीं करना है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा हम्बल रहना वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम कि चीज़ों को एनालाइज करो जो चल रही हैं आपके पास, ऑब्जर्व करो और किसी को कॉपी मत करो यार। डेफिनेटली। कॉपी वाली चीज़ 3 दिन चलेगी, फिर आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो कर रहा है उसको, उसका वो पैशन भी हो सकता है एंड उसका इंटरेस्ट वहाँ ऑलरेडी है, दैट्स वाई अपना समय दे रहा है। बट अगर आप किसी को कॉपी करेंगे तो मे बी आप नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक रिमोट जॉब के ऊपर बात करी थी थोड़ी देर पहले, मेरे माइंड में भी एक पॉइंट आ रहा है। एक पॉइंट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, लिंक्डइन। चाहे आप रिमोट जॉब ले रहे हैं, नहीं ले रहे, या फिर कोई आप दूसरी जॉब ले रहे हैं, आप किसी एक्स कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे रहना बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन इस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप आईटी में हो और लिंक्डइन पे अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है ना, इट मीन्स यू आर मिसिंग आउट समथिंग इन योर लाइफ। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया एक्चुअली। आप लिंक्डइन बोल रहे हो, बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को गलत वे में ले लेंगे कि अप्लाई करना जाके। नहीं, अप्लाई करना नहीं, कोल्ड ईमेलिंग बहुत कोल्ड इंपॉर्टेंट ईमेल, है। यस। कोल्ड ईमेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही वो लिंक्डइन के थ्रू हो। लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारे मैंने देखा आजकल रिक्रूटर्स ट्विटर वगैरह पे भी होते हैं, ट्विटर पे आराम से रिप्लाई मिल जाता है। मैंने बहुत सारे रिक्रूटर्स को ट्विटर पे रीच आउट किया और ऑलमोस्ट 95% मुझे रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उस चीज़ के लिए। तो कोशिश करो कि उनकी ईमेल आईडीज़ वगैरह आपको अगर मिल पाएँ तो उनसे रीच आउट करो, डायरेक्टली लिंक्डइन पे रीच आउट करो। बहुत अच्छा ज़रिया है कोल्ड ईमेलिंग, बट मेक श्योर यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो बिफोर रीचिंग आउट, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। आई थिंक फेयर इनफ। बहुत अच्छा लगा पीयूष आपसे बात करके एंड बहुत कुछ सीखा हमने, एंड उम्मीद करता हूँ जी आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर सीखा हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो पे एक लाइक तो बनता है और शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे नहीं पता, इस पे 5000 लाइक्स चाहिए, मुझे हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब आप अपना काम कर सकते हैं, बाकी जल्दी बात करेंगे पीयूष से दोबारा। बाय। थैंक यू।